स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने आपको मैंने बताया हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने सारे सेपरेशन के तरीके पढ़ लिए और लास्ट क्लास में मैंने आपको फिल्टरिंग ऑफ वाटर कैसे होती है ये बता दिया था। ठीक है ना, सारे एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए सेपरेशन के। अब घूम फिर के हम वापस स्टार्टिंग वाली जो बात पे जहाँ से ये चैप्टर शुरू हुआ था कि एलिमेंट्स के नाम इस मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। तो प्योरिटी का हम कैसे बताते हैं, अभी तक हमने सब सॉल्यूशंस के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है ना, उनको कैसे अलग करते हैं। ठीक है ना, अगर टू सॉल्यूशंस होगा उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। जो इनमिसिबल लिक्विड उनको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि जो एलिमेंट्स जो भी सब्सटेंस हमारे पास हैं उनको हम किस फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है उसको हम तीन चीज़ों में तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, एक क्या है बेटा, एक है आपका एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा होता है मिक्सचर को अलग करने के लिए आपको कोई केमिकल प्रोसेस नहीं लगाना पड़ता। जो भी फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस से की हेल्प से आप चीज़ें अलग कर सको, वो मिक्सचर कहलाती है। फॉर एग्जांपल एयर इज़ अ मिक्सचर। ठीक है ना, एयर इज़ अ मिक्सचर, आप उसमें अलग अलग गैसेज है, आप फिजिकल प्रोसेस लगाते हो और उसको अलग कर लेते हो। दैट मीन्स आप प्रॉपर्टी जो होते हैं जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके वो बना है, अगर उसकी प्रॉपर्टी और मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम है तो वो कहलाता है मिक्सचर। ठीक है ना, जो मिक्स किया आपने उसके बाद भी प्रॉपर्टी और जब मिक्स करने से पहले की प्रॉपर्टी वो सेम है। फॉर एग्जांपल आपने आयरन फिलिंग्स को सैंड में डाल दिया। आयरन फिलिंग्स की पहले क्या प्रॉपर्टी थी कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। सैंड में डालने के बाद भी आयरन फिलिंग्स अगर आप मैग्नेट लेके जाओगे तो आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो चिपक जाएंगी और सैंड नहीं चिपकेगी। ठीक है ना, तो यानी कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अगर आपकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है तो वो क्या कहलाता है बेटा, मिक्सचर कहलाता है। लेकिन अगर मिलाने के बाद प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा, कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड कहलाता है। ठीक है ना, और एलिमेंट क्या होता है बेटा, एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम्स है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम एक ही तरह के होते हैं, इसके भी एक ही तरह के होते हैं, लेकिन दो अलग अलग होकर मिक्स होकर बने होते हैं। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, और एलिमेंट में क्या होता है, एटम्स होते हैं। ठीक है ना, एलिमेंट्स में एटम होते हैं और सेम तरह के होते हैं। ठीक है ना, कंपाउंड में दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि O2 और H2 क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं, और H2O वाटर क्या है बेटा, कंपाउंड है। ठीक है ना, वाटर जो है कंपाउंड है। इसमें जो आपका कंपोजिशन होता है वो क्या कहते हैं, मेंटेन रहता है। जैसे दो हाइड्रोजन रहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बेटा, 2:1 का रहता है हमेशा। दैट मीन्स इनकी स्टोकियोमेट्री मेंटेन होती है। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कि कितना बाय मास H इसमें जुड़ा है, कितना बाय मास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, या कितना बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन जुड़ा है, कितना बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है ना, तो कंपाउंड जो होता है ऐसा होता है और एलिमेंट ऐसा होता है। अब फर्क भी मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड जो होगा उसके बेसिक एलिमेंट्स के जो उसके भी नेचर होगा उससे अलग होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आपको पता है हाईली फ्लेमेबल होती है, फायर को कैच करती है। हाइड्रोजन भी हाईली फ्लेमेबल होती है। हमने दोनों के एक्सपेरिमेंट देखे थे ना, वो पॉप की साउंड के साथ, नहीं आपको नहीं कराया था, 10th क्लास में कराया था। तो हाइड्रोजन भी क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल। ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। हिंदी में अगर बोले तो ज्वलनशील, दैट मीन्स दे कैन कैच फायर इजीली। ठीक है ना, और हाइड्रोजन तो इतना ज़्यादा जल्दी कैच फायर करता है कि वो सीधे ब्लास्ट कर देता है एकदम। ठीक है ना, लेकिन पानी किसके लिए होता है, टू एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है ना, यानी कि वाटर जो है वो पानी बुझाने के काम आता है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो अलग अलग हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स थे, जो एलिमेंट्स थे, वो क्या थे, ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे थे बेटा, फायर को कैच करने वाले। दे कैचेस फायर, मतलब ये फायर को जलने में हेल्प करते हैं और ये फायर को बुझाने में करता है। तो देखो एकदम से प्रॉपर्टी एकदम ही चेंज होगी ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ये चेंज हुई बेटा, जो भी आपकी ये प्रॉपर्टी चेंज हुई, दैट मीन्स इट इज़ अ कंपाउंड। अगर ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती तो ये क्या होता है, मिक्सचर। तो जहाँ भी केमिकल चेंज होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ कंपाउंड बनेगा। और जहाँ फिजिकल चेंज होगा, PHYSICL फिजिकल चेंज होगा, वहाँ पर मिक्सचर बनेगा। फिजिकल चेंज से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल पानी, आइस और भाप, ये तीनों के तीनों अगर आग जल रही होगी तो उसको बुझाएंगे। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। चेंज इन स्टेट क्या होती है, वो फिजिकल स्टेट चेंज होती है, वहाँ केमिकल चेंज नहीं होता है। ये
वहाँ ही उस और इस इधर देखो केमिकल चेंज में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देते हैं, वो दोनों फायर को कैच करते हैं, और पानी जो है वो पानी फायर को बुझा देता है, फायर को बुझा देता है। समझ में आया बेटा? तो देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई यानी कि वो क्या बन गया बेटा, कंपाउंड बन गया। और प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो वो क्या है बेटा, फिजिकल चेंज कहलाता है, वो कहलाता है फिजिकल चेंज। तो अभी हमने देखा दो चेंजेस के बीच में डिफरेंस। तो केमिकल चेंज जहाँ भी होगा तो उसके लिए हम लोग, उसके लिए तरीके होते हैं पता करने के। एक सबसे पहला काम क्या होता है, देयर इज चेंज इन कलर, ठीक है ना, या फिर क्या होगा वहाँ पर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर वहाँ गैस निकलेगी। मतलब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो भी आपकी, उसमें या तो गैस इवॉल्व होगी, आपका कलर चेंज होगा, ठीक है ना। ये सब बात आप कहाँ देखोगे, अभी आप 10th क्लास में जाओगे तो पहले चैप्टर में आप ये सब सीखोगे, ये आप पढ़ोगे। लेकिन अभी भी आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज चेंज होने के लिए या तो कलर चेंज होगा उसका, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, ठीक है ना, या फिर देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर चेंज क्या कर सकता है, आपकी स्टेट भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर स्टेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है ना, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है ना, और चेंज इन स्टेट, ठीक है ना, चेंज इन स्टेट। तो ये चारों चीज़ों को देखकर, अगर ये चारों चीज़ आपके सामने हो रही होंगी तो आप देख के बता सकते हो कि ये केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज में आप ये देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम रहेंगी, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है फिजिकल चेंज में। दैट मीन्स उसकी हार्डनेस, रिजिडिटी, उसकी फ्लूइडिटी, ठीक है ना, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, ये सब क्या होती है, ये सब चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें चेंज रहती है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेम रहता है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है सेम रहती है। जैसी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जहाँ पर आप इजीली मिक्सचर को अलग कर सकते हो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। जहाँ पर केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी चेंज करने के लिए, ठीक है ना, H2 और O2 निकालने के लिए केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है, आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, ठीक है ना, तब जाके आपको ये मिलता है, ठीक है ना। हमने ये देखा था, ठीक है ना। तो जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तब जाके आपको H2 और O2 अलग अलग मिलेंगे, यानी कि आप वहाँ पर केमिकल चेंज करा रहे हो। तो केमिकल चेंज कराने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है। वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर होता है, कलर चेंज होता है, गैस निकलती है, ठीक है, हो सकता है गैस निकले, स्टेट चेंज हो, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आई कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, और हम किसी भी चेंज को देख के बता सकते हैं कि फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है ना। अगर कैंडल हमारी जल रही है तो वो क्या होगा बेटा, केमिकल चेंज होगा, कि यहाँ पर जलने का काम हो रहा है, ठीक है ना, जलने का काम हो रहा है। लेकिन वहीं अगर वाटर कन्वर्ट हो रहा है किस में, वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, तो ये क्या है बेटा, दिस इज अ फिजिकल चेंज। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया तो क्या है बेटा, वो फिजिकल चेंज है। लेकिन वो हम लोग कैंडल जला रहे हैं तो वो क्या है बेटा, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। समझ में आया बेटा ये बात? हाँ, तो इतना हमें यहाँ पर समझ में आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद जो सब्सटेंस प्योर होते हैं, एकदम प्योर होते हैं, उन्हें एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। एकदम प्योर सब्सटेंस जो होगा वो एलिमेंट होगा। कंपाउंड भी प्योर होंगे क्योंकि उसमें उसके अलावा कुछ नहीं होता है एग्जैक्टली, अगर सिर्फ कंपाउंड पड़ा हुआ है उसमें कुछ और नहीं है तो वो प्योर होता है। और मिक्सचर जो होता है वो आपका इम्प्योर होता है। उस ये दो तरह के हो सकते हैं, आपने पढ़ा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना, ये दो तरह के पढ़े थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जो भी इम्प्योर सब्सटेंस है वो क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे मिक्सचर्स कहलाएंगे। वो मिक्सचर्स जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड में भी सिर्फ एक तरह हर जगह वाटर का मॉलिक्यूल होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एलिमेंट में भी सिर्फ एक तरह का एलिमेंट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, एक तरह का आइटम होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स के बारे में हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखोगे, कॉपी में लिखोगे बेटा एलिमेंट्स, ऐसे लिखोगे एलिमेंट्स, ठीक है ना, और लिखोगे एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, लिखो बेटा, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट into two or more simpler substance by the usual chemical methods of applying heat, light और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। एलिमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे छोटा सब्सटेंस होता है जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चाहे हम उसमें हीट दें, लाइट दें या कुछ भी दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी दें, हम उसको और नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। वो एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, वो एटम से मिलकर बना हुआ है और उससे ज़्यादा उसको और उसको मतलब उसका और उसमें कोई और चीज़ नहीं है, वो प्योर है सब्सटेंस, ठीक है ना, वो प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट के बारे में इतना लिख लिया आपने, ठीक है ना,
तो एक ही तरह के एटम से बना होता है तो उसको हम और नहीं तोड़ सकते, उसमें और कोई एटम आएगा ही नहीं। जब आप जितना भी आप तोड़ते जाओगे उसे, आपको सिर्फ ऑक्सीजन ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने कॉपर का एक एलिमेंट ले लिया, कॉपर की आपने एक स्ट्रिप ले ली, उसको तोड़ते जाओगे तो कॉपर की स्ट्रिप ही मिलेगी और कोई स्ट्रिप नहीं मिलेगी, आपको उसमें आयरन नहीं मिल पाएगा, कॉपर ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है ना। आयरन की लोगे तो सिर्फ आयरन की मिलेगी, ठीक है ना। तो एवरी सब्सटेंस इज इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ दिस एलिमेंट्स, ठीक है ना। या तो कोई जो भी सब्सटेंस होगा या तो वो एलिमेंट प्योर एलिमेंट से बना हुआ है, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, दो एलिमेंट से मिलकर, देखो पानी बना है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, या फिर सिंपल एलिमेंट से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके इसके, सोडियम, कार्बन, क्रोमियम, मरकरी, ये सब हो गए आपके क्या, ये आपके क्या हैं बेटा, ये सारे सारे आपके एग्जाम्पल हैं। तो आप ये 4 एग्जाम्पल लिख लेना, सोडियम, कार्बन, क्रोमियम और मरकरी, ठीक है ना। ये 4 आपने लिख लिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, एलिमेंट्स सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं, ठीक है ना। लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स को हम फिर उसके बाद और 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरे क्या है बेटा, मेटालॉइड्स। तीसरे क्या होते हैं बेटा, मेटालॉइड्स। इन 3 चीज़ों में हम अपने एलिमेंट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 कैटेगरी में हमने सारे एलिमेंट्स को ब्रेक किए हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने बेटा अवेलेबल, 114 एलिमेंट्स अवेलेबल है आपके पास, जिसमें से 92 जो है वो क्या है बेटा, वो नेचुरल है, बाकी जितने भी हैं कितने बचे बेटा बाकी, ठीक है ना। बाकी 22 जो बचे वो क्या है आपके, वो आपके क्या है बेटा, मैन मेड है, सारे मैन मेड है। तो यानी कि हमने खुद से भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके इंसान ने भी कुछ एलिमेंट्स का आविष्कार किया, ठीक है ना। वो एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, डिस्कवर करके वो एलिमेंट आपके अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे, ठीक है ना। जैसे 26 लेटर्स होते हैं आपके, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, A to Z तक 26 लेटर्स होते हैं, ये मिलके पूरी इंग्लिश बनाते हैं, पूरी इंग्लिश को बनाते हैं। ऐसे ही ये जो आपके 140 एलिमेंट्स है, ये मिलके पूरी की पूरी केमिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है ना। इसी की हेल्प से हम पूरी केमिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है ना। हर तरह का एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप देख रहे हो, जो भी आपके सामने बना हुआ है, वो सिर्फ इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स आपके, आप 10th में जाओगे तब आप इस सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में जान पाओगे। अभी इस क्लास में शायद आपको सिर्फ 20 एलिमेंट्स बताऊंगा मैं, 20 एलिमेंट्स बताऊंगा, वो भी नेक्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तब आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं सबके, कुछ भी बनाने के, ठीक है ना। और उनको 3 कैटेगरी में तोड़ दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। ये कैसे तोड़ा है बेटा, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसके पास ये प्रॉपर्टी है, किसके पास नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा आपकी, मैलिएबल। लिखोगे आप पहले ऐसे लिखो, प्रॉपर्टीज़ इनहिबिटेड बाय एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी लिखोगे आप मैलिएबिलिटी, ठीक है ना। मैली, MELLEABILITY, मैलिएबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इफ यू कैन मोल्ड अ सब्सटेंस, ठीक है ना, मोल्ड अ सब्सटेंस इनटू द शीट, ठीक है ना। if you can mold a substance into the sheet, it is known as malleable. इसमें लिखोगे आप, इसमें लिखो the property which allows a substance या element, कुछ भी लिख लो, substance लिखो, element लिखो, element to be hammered, HAMMERED, hammered and beaten, beaten into the sheets, ठीक है ना। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को पीट कर या उसको मार कर कैसे भी करके उसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है ना। यहाँ पर एक और शब्द है आपका विदाउट ब्रेकिंग, बिना उसको तोड़े, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप मार रहे हो, मारते वो टूट के अलग हो जाए,
फिर उसके बाद आप उसको जोड़ के शीट बना रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप उसको पीटो, मारो जब उसके ऊपर, तो वो क्या शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाती है प्रॉपर्टी बेटा, मेलेबिलिटी। मतलब किसी को भी अगर आप पीट के अगर आप मेटल वो शीट बना सको तो वो मेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल आप आयरन के देखते होगे, आयरन की शीट्स बनती हैं। आयरन की शीट्स कैसे बनती है, एल्यूमिनियम की शीट्स बनती हैं। कैसे बनती है आपने देखा होगा, आपके जो दरवाजे बने होते हैं, लोहे के दरवाजे जो होते हैं, उसमें एक शीट लगी होती है आगे, वो किस चीज़ की होती है, वो एक मेटल की होती है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। फिर देखते हैं बेटा डक्टिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारी, डक्टिलिटी। क्या है बेटा इस प्रॉपर्टी का नाम, डक्टिलिटी। इसका मतलब क्या है, इफ द प्रॉपर्टी, इसमें लिखोगे द प्रॉपर्टी विच अलाउज, पूरा लिखोगे, विच अलाउज द सब्सटेंस टू बी विच अलाउज द सब्सटेंस टू बी, पूरा डू ऊपर की इतना पूरा का पूरा, टू बी ड्रॉन या लिखो टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब अगर आप वायर्स बना सको, ठीक है ना, किसी सब्सटेंस की आप वायर बना सको, तो क्या हो जाएगा, तो वो कैसा क्या करेगा, डक्टाइल कराएगा। क्या कहलाएगा बेटा, डक्टाइल। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहोगे, डक्टिलिटी कहोगे। यहाँ पर भी एक शब्द और जोड़ोगे, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है ना, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है ना। तो ऐसे लिखोगे, द प्रॉपर्टीज विच अलाउज अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग इज नोन एज डक्टिलिटी, ठीक है ना। ये आपने डक्टिलिटी के लिए लिख लिया, ठीक है ना। तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी, डक्टिलिटी और ये। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बिटरनेस, ब्रिटल, BRITTLENESS, ब्रिटलनेस। मतलब अगर आप किसी चीज़ को मारो और वो पीसेस में ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, ऑन हैमरिंग a substance it breaks into pieces, pieces, ठीक है ना। अगर आप जब हैमरिंग करो, जब उसको आप हथौड़े से मारो तो वो पीसीज में ब्रेक हो जाए, छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक हो जाएगा, तो बेटा क्या कहलाएगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी बेटा, ब्रिटलनेस कराएगी। ब्रिटल मतलब बिटर नहीं बेटा, ब्रिटल मतलब कि वो टूट जाएगा, ठीक है ना, टूट जाएगा, ठीक है ना। और क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को कैसे बताओगे आप, इफ अ सब्सटेंस transfers heat or electricity from one end to another, ठीक है ना। अगर कोई सब्सटेंस हीट या इलेक्ट्रिसिटी को एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रांसफर कर दे पूरा का पूरा, जैसे मान लो कि ये एक सब्सटेंस है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कर दे तो क्या कहलाएगा, कंडक्टिव नेचर कहलाएगा। और अगर नहीं होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। तो यानी कि अगर ये करेगा तो ये कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं करता है, इफ़ नॉट तो क्या कहलाएगा बेटा, इंसुलेटर। क्या कहलाएगा बेटा, इंसुलेटर, ठीक है ना। इंसुलेटर क्या कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन कैसा है बेटा, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्ट नहीं कराएगा, ठीक है ना। अगर इस जगह मैं कॉपर की एक वायर ले लूँगा तो वो कंडक्ट करेगी, वो क्या होगा बेटा, कंडक्टर होगा। तो एक और प्रॉपर्टी देखी हमने, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इसके बाद क्या देखेंगे प्रॉपर्टी अगली, लस्टर का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू शाइन, ठीक है ना। इफ अ सब्सटेंस हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इट इज नोन एज लस्ट्रस। क्या कहते हैं उसे बेटा, लस्ट्रस कहते हैं, ठीक है ना। लस्टर RUS, ठीक है ना, ऐसे लस्ट्रस बोल देते हैं। और टू शाइन मतलब ये शाइन करने को कहते हैं बेटा, लस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो लस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, वो अगर शाइन कर रहा है कोई सब्सटेंस तो वो क्या कहलाएगा, लस्टर कहलाएगा, ठीक है ना, वो कहलाएगा लस्टर, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक और चीज़ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सॉरी, सोनोरस भी लिख लेते हैं, सोनोरस लिख लेते हैं। सोनोरस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है ना। जब आप उसको बीट करो तो उसमें से साउंड निकले, ठीक है ना। रिंगिंग, कैसी साउंड बेटा, रिंगिंग साउंड, ठीक है ना, रिंगिंग साउंड। ऐसा नहीं फटफट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका तबला है, तबला जो है उसमें फटफट की आवाज़ आ रही है तो वो सनरस आवाज़ नहीं है। सनरस आवाज़ क्या होती है, जो आपकी मेटल को मारने पे आती है, जो टिंग करके आती है आवाज़, जो आती है उसको कहते हैं बेटा सोनोरस, ठीक है ना, ठीक है ना, सोनरस कहते हैं।
इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो आप जानते होंगे, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत कितनी है, ठीक है ना, और उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस सब के बेसिस पे हम लोगों ने एलिमेंट्स को उन तीन चीज प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को तीन चीज़ों में अलग किया है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस के लिए बनाया था, वैसे आप मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स के बीच में ऐसे डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसे डिफरेंस लिख सकते हो। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, देखो, आप पहले लिखोगे, यहाँ लिखोगे प्रॉपर्टी, जैसे आपने लिखा था यहाँ पर प्रॉपर्टी, यहाँ लिखोगे मेटल्स, यहाँ लिखोगे नॉन मेटल्स और लिखोगे मेटल, या काम करो मेटलॉइड्स को बीच में लिख लो, METALLOIDS, मेटलॉइड्स को बीच में लिखो और नॉन मेटल्स को लास्ट में लिखो। क्यों बेटा, समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखवाया, क्योंकि बेटा जो प्रॉपर्टी मेटल शो करता है वो एक एक्सट्रीम पे होती है और ये प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे एक्सट्रीम पे होती है, लेकिन मेटलॉइड्स थोड़ा इसकी तरह बिहेव करता है, थोड़ा इसकी तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, ये बीच का होता है, ठीक है ना, ये दोनों का थोड़ा थोड़ा काम कर लेता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हमने बीच में रखा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी सबसे पहले मेलिएबिलिटी, ये प्रॉपर्टी पहले लिखोगे। मेलिएबिलिटी, मेटल्स होते हैं यस, नॉन मेटल्स नो, ठीक है ना। मेटल्स की मेलिएबिलिटी होती है, नॉन मेटल्स की नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मेटलाइट्स होते हैं उनमें क्या होती है, किसी में होती है यस और नो दोनों, ठीक है ना। कुछ जो होते हैं मेटलॉइड्स जो मेलिएबल होते हैं उनकी शीट्स बन जाती हैं, कुछ मेटलॉइड्स की शीट्स नहीं बनती। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की शीट बन जाती है, वहीं अगर आप कार्बन की शीट बनाना चाहो तो नहीं बनती है, ठीक है ना, यस और नो। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी, यस दे आर डक्टाइल, नो दे आर नॉट डक्टाइल, ठीक है ना, यस और नो ये हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है ना, इसका हमेशा ऐसे ही रहेगा, या तो ये होगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी है मेटल्स की शो करता है, कुछ नॉन मेटल्स की शो करता है, चाहे तो आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। अब मेटल्स को रहने दो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, तीसरा है बिटरनेस, इसकी बिटरनेस नहीं होती है, इनके पास बिटरनेस होती है, ठीक है ना। अब मेटल्स का एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। मेलिएबल मेटल्स कौन से होते हैं, देखो, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इनकी आप शीट्स बना सकते हो। वायर किसकी मिलती है आपको, कॉपर वायर मिलती है, एल्यूमिनियम वायर मिलती है, गोल्ड की वायर मिलती है, सिल्वर की वायर मिलती है ना बेटा, ठीक है ना। यहाँ से सब नहीं होता, ब्रिटल ये नहीं होते कोई भी, सबको जब आप तोड़ोगे तो क्या पीसीज में नहीं टूटेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ग्लास एक नॉन मेटल है, टूट जाता है, ठीक है ना, उसको मारो तो टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होते हैं बेटा, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, ठीक है ना, ब्रिटल नेचर के होते हैं। इसके बाद अगला क्या है, कंडक्टिविटी, यस दे आर कंडक्टिव नेचर, कितने जो भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे कंडक्ट करते हैं। आप कोई भी उठा लो, चाहे आप कॉपर लो, आयरन लो, ठीक है ना, एल्यूमिनियम लो, तो ये जितने भी मेटल्स मैं लिख रहा हूँ सारे क्या, ये कंडक्टिव नेचर के हैं, ये कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल ले लो, ठीक है ना, कंडक्ट नहीं कराता। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं, ठीक है ना, आयोडीन, क्लोरीन, ये कोई भी कंडक्ट नहीं कराता, ठीक है ना। आप कंडक्टिंग नेचर के नहीं देखोगे इसे, तो ये कैसा है बेटा, नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं कराते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, कार्बन क्या करता है बेटा, कार्बन एक नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टिव नेचर का होता है, ठीक है ना। कार्बन एक नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टिव नेचर का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, इसके कहते हैं बेटा एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन आपने लिखा कि कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टिव नेचर का होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करें, प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, मेलिएबल, डक्टाइल, ऐसे लिखोगे आप, डक्टाइल, ब्रिटल, ठीक है ना, कंडक्टर्स, ठीक है ना, यहाँ लिखोगे लस्टर या सोनोरस, यस लस्टरस, यस सोनोरस, क्योंकि इनमें टिंग टिंग की आवाज़ नहीं आती तो ये नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये नहीं होते। तो मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, नो है अभी तक की, और मेटल्स की सारी यस है, एक ब्रिटल को छोड़ के, ठीक है ना, एक ब्रिटल को छोड़ के। तो ये कैसे होता है, नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनोरस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक एग्जाम्पल है आपके पास, क्या कहते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है ना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अब मेटल्स क्या होते हैं, अब इतना तो आपने लिख लिया, इसके आगे मैं और आगे लिख देता हूँ, पन्ना पलट के, ठीक है ना, पन्ना पलट के लिख देता हूँ, ठीक है ना, देखो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मेटल्स और यहाँ नॉन मेटल्स, इनके बीच में डिफरेंस लिखना है बस, ठीक है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं,
इसकी हार्डनेस के बारे में लिखेंगे। हार्डनेस, ये कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, ये हार्ड होते हैं, और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं, और मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ठीक है ना, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन लिखेंगे हम, इसमें एक्सेप्शन लिखेंगे, सोडियम और कौन सा होता है बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है ना, सोडियम एंड पोटेशियम, Na और K, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं नेचर में, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट, ठीक है ना, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड क्या है बेटा, डायमंड कार्बन से बना हुआ है, कार्बन है, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो ये एक एक्सेप्शन है। आप ऐसे लिखोगे, एक्सेप्शन लिखोगे तो क्या कर लेना आप सारे के सारे पहले डिफरेंस लिख लेना, उसके बाद नीचे लिखना एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन लिखना शुरू करना सीधे। पहला एक्सेप्शन क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। दूसरा एक्सेप्शन आपने क्या लिखा, मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ठीक है ना, उसके मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, ठीक है ना। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपकी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रेलवे की लाइंस बनाई जाती है, वो सब किसकी बनती है बेटा, आयरन की बनती है। तो वो क्या है बेटा, एक मेटल है। तो जनरली इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन सोडियम और पोटेशियम के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, कम होती है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम क्योंकि हार्ड नहीं होते, इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। ऐसे ही नॉन मेटल्स के पास क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, STRENGTH, स्ट्रेंथ इज लो। इनकी कैसी होती है बेटा, हाई, ठीक है ना। एक्सेप्शन ये है। तो अभी मैं एक्सेप्शन आपको लास्ट में सबको लिखवा दूंगा, बस ये लिखते जाओ, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ की कैसी होती है बेटा, लो होती है, ठीक है ना। और क्या होता है बेटा, और क्या होता है, ये ज़्यादातर किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, ठीक है ना। लेकिन मरकरी Hg जो मरकरी और ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वो कैसे फॉर्म में होते हैं बेटा, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं बेटा, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं बेटा, लिक्विड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये सिर्फ किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मरकरी और ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि लिक्विड में फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रोमीन भी हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करते। ब्रोमीन हमारा क्या है बेटा, ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हटा दो। सॉलिड होते हैं, और एक मरकरी ही ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मेटल की डेंसिटी कैसी होती है, डेंसिटी होती है हाई डेंसिटी होती है, ठीक है ना। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सबकी डेंसिटी यही होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। इजीली कट थ्रू द नाइफ से हम काट सकते हैं, ठीक है ना इसको। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है बेटा, लो होती है। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है बेटा, लो होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो डायमंड है, इसकी डेंसिटी कैसी होती है, डेंसिटी लिखो बेटा, लो लिखो, डेंसिटी लो लिखो, ठीक है ना। बट एक्सेप्शन क्या है, डायमंड हार्डेस्ट है, ठीक है ना। डायमंड इज मोस्ट डेंस सब्सटेंस ऑन अर्थ, ठीक है ना। एक अर्थ पे हमारे सबसे ज़्यादा डेंस सब्सटेंस क्या होगा बेटा, हमारे पास डायमंड होगा, ठीक है ना। डायमंड है हमारे पास, ठीक है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये क्या होता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। इनका क्या होता है बेटा, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। मैंने आपको काफ़ी सारे डिफरेंस लिखा दिए इसलिए ताकि आप कुछ डिफरेंस तो याद कर ही सको, जिससे आप क्या पता कर सको, ठीक है ना। आप क्या कर सको, आप वहाँ पर क्लासिफिकेशन आराम से कर सको अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स के पास बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेटल्स ज़्यादातर क्या होते हैं, या तो सिल्वर कलर के होते हैं या फिर
ग्रे कलर के होते हैं, यही दोनों कलर रहता है, सिल्वर, ग्रे, ब्राउन, ठीक है ना। ये 3 कलर में आपके वो मेटल मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स का करंट कलर्स बहुत सारा होता है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स बहुत सारे कलर्स में होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ठीक है ना, हर कलर में होते हैं, येलो, रेड, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कलर्स में आपको मिलते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये आपने लिख लिया डिफरेंस। अब आप क्या करो, ऐसे लिखो एक्सेप्शंस, अलग लिख लेना, ठीक है ना। एक्सेप्शंस अलग लिख लेना, एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन क्या लिखोगे, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, बेटा लिखो बेटा इसे, कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी इन किस फॉर्म में, इन ग्रेफाइट फॉर्म, ठीक है ना। ग्रेफाइट फॉर्म में ये कंडक्टिव नेचर का होता है, ठीक है ना। और लिखो डायमंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ कार्बन ही है, कार्बन ही है, इज अ नॉन मेटल एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस with highest density found on earth, ठीक है ना। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। और क्या एक्सेप्शन इनके, ठीक है ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। लेकिन सल्फर लिखोगे, सल्फर इज अ नॉन मेटल हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा इसका, लगभग 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा है वैल्यू, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वैल्यू ना, बहुत गर्म हो गई वैल्यू, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। तो जितने एक्सेप्शन बताएं सब लाइन से लिख लोगे आप। फिर आप लिख लोगे कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, उनकी डेंसिटी भी कम होती है, जबकि वो एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। और क्या है बेटा, बस, ठीक है ना। इतना ही आपके एक्सेप्शन थे, सारे एक्सेप्शन लिखा दिए, डायमंड का लिखा दिया, ग्रेफाइट का लिखा दिया और उनकी डेंसिटी का लिखा दिया, ठीक है ना बेटा। ठीक है बेटा, इतना आपका काफ़ी है, ठीक है ना। मेटलॉइड्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया। मेटलॉइड्स एक ऐसे सब्सटेंस हो गए जो थोड़े से मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, थोड़े से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। और मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या है, मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या है, लिख लो बेटा। मेटलॉइड्स के एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, और तीसरा क्या बेटा, जर्मेनियम, GE से डिनोट करते हैं, जर्मेनियम, NIUM, ठीक है ना, जर्मेनियम। ये 3 चीज़ें आपकी मिल गई, ठीक है ना। तो ये तीनों जो आपके क्या है बेटा, मेटलॉइड्स में आते हैं, जो आपको अभी पढ़ने हैं, जो आपके अभी कोर्स में है, इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ोगे। आगे कहाँ पढ़ोगे, भी एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे आप, ठीक है ना, इन तीनों के बारे में। तो ये तीनों के मैंने बारे में आपको बता दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमने मिक्सचर और इसके बीच में, सबके बीच में क्या करा, डिफरेंस देख लिया, कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देख लिया, एलिमेंट के बीच में डिफरेंस देख लिया। यहीं तक था हमारा। और यहाँ पर हमारा क्या खत्म होता है, आपका ये चैप्टर खत्म होता है। एक चीज़ रह गई बेटा, एलॉय के बारे में। एलॉय देख लेंगे। एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, देखेंगे एलॉय क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास क्या होता है, ब्रास एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना, ब्रास एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, दिस इज एलॉय, ठीक है ना। तो एलॉयज किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये जो भी हम एलॉय बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम 2 अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, लेकिन वो दोनों जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ते नहीं है, दोनों के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी रहती है, जैसे, ठीक है ना। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉपर और जिंक। और ये ब्रास जो है कॉपर की प्रॉपर्टी भी शो करता है, यानी कि ये कंडक्ट भी कराता है इलेक्ट्रिसिटी को, और जिंक की प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है ना, और ये जिंक की प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है ना। उसके पास अलग अलग कंपोजिशन है जिंक और ब्रास की, ठीक है ना।
जिंक, यहाँ तो कभी कभी किसी मटेरियल में 20% जिंक होता है, किसी में 35% जिंक होता है, ठीक है ना। तो ऐसे दो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हम ब्रास हमें मिल सकता है, ठीक है ना, उसमें अलग अलग परसेंटेज हो सकती है। तो इसलिए एलॉय क्या होता है बेटा, एलॉय एक मिक्सचर होता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज अपनी चेंज नहीं करता है। तो एलॉय किस में आएगा बेटा, मिक्सचर में आएगा। एलॉय क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो मेटल्स लेते हैं, दो मेटल्स लेंगे, ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा, दो टू और मोर मेटल्स लेंगे, ठीक है ना, उनको पिघला देंगे, पिघलाने के बाद और उनको एक मिक्सचर कंटेनर में डाल के मिक्स करके एक मिक्सचर बना देंगे उनका, ठीक है ना। उनको मैंने डाला और वो उनको मिक्स कर दिया, और एक फिर उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए सॉलिडिफाई होने के, जैसे ही वो सॉलिड बन जाएंगे तो वो क्या बनेगा बेटा, तो क्या बनेगा, वो एक एलॉय बनेगा, ठीक है ना। और एलॉय के पास दोनों की प्रॉपर्टी होगी, उन दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी, और हम क्या करते हैं, इससे दोनों की प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है ना, दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये वाली बात। तो तीसरी चीज़ हमने एलॉय पढ़ लिया। थैंक यू।